फाइल 27 अध्याय 27 नेटवर्क और कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन 27.1 परिचय इंट्रोडक्शन। कोई नेटवर्क एक से अधिक बिंदुओं, वस्तुओं या व्यक्तियों को आपस में इस प्रकार जोड़ता है कि उनमें से प्रत्येक किसी दूसरे के साथ सीधा संबंध बना सकें। प्रत्येक नेटवर्क का एक निश्चित उद्देश्य होता है। कंप्यूटर नेटवर्क से हमारा तात्पर्य आसपास या दूर बिखरे हुए कंप्यूटरों को इस प्रकार जोड़ने से है कि उनमें से प्रत्येक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ स्वतंत्र रूप से संपर्क बनाकर सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान कर सके और एक दूसरे के साधनों तथा सुविधाओं का साझा कर सके। कंप्यूटर नेटवर्क बहु उपयोगकर्ता यानी मल्टी यूजर कंप्यूटरों से भिन्न होता है। बहु उपयोगकर्ता कंप्यूटर में कंप्यूटर एक ही होता है जो अपने अपने टर्मिनल से अनेक उपयोगकर्ताओं द्वारा एक साथ उपयोग किया जाता है। उस कंप्यूटर का समय प्रत्येक उपयोगकर्ता में इस प्रकार बांटा जाता है कि सबका कार्य एक साथ होता रहे। कोष्ठक आरंभ या वैसा होता मालूम पड़ता रहे। कोष्ठक समाप्त। चित्र 27.1 क में एक बहु उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम दिखाया गया है। इसी अध्याय के पृष्ठ संख्या 608 पर चित्र 27.1 क में बहु उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम को दर्शाया गया है, जिसमें एक कंप्यूटर बीच में रखा हुआ है और उसके चारों तरफ 4 उपयोगकर्ता कंप्यूटर दर्शाए गए हैं। चारों उपयोगकर्ता कंप्यूटर बीच वाले कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। आप इस चित्र के बारे में और अधिक जानकारी अपने विषय अध्यापक से प्राप्त कर सकते हैं। और अब आगे का अध्याय। इसके विपरीत कंप्यूटर नेटवर्क एक से अधिक कंप्यूटरों को किसी संचार माध्यम से आपस में इस प्रकार जोड़ता है कि वो अपना संदेश दूसरों को भेज सकें तथा उनसे प्राप्त भी कर सकें। चित्र 27.1 ख में एक सामान्य कंप्यूटर नेटवर्क की कार्यप्रणाली दिखाई गई है। किसी कंप्यूटर नेटवर्क के कंप्यूटर अपने नेटवर्क में रहते हुए दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटरों के साथ भी संपर्क कर सकते हैं। इसी अध्याय के पृष्ठ संख्या 609 पर चित्र 27.1 ख में एक सामान्य कंप्यूटर नेटवर्क दर्शाया गया है, जिसमें कंप्यूटर का, कंप्यूटर ख, कंप्यूटर ग और कंप्यूटर घ आपस में जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर क के साथ 3 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर ख के साथ 4, कंप्यूटर ग के साथ 4 और कंप्यूटर घ के साथ भी 3 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर क, ख, ग और घ आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप इस चित्र के बारे में विस्तृत जानकारी अपने विषय अध्यापक से प्राप्त कर सकते हैं। और अब आगे का अध्याय। बहु उपयोगकर्ता सिस्टम और नेटवर्क में मूल अंतर यह है कि बहु उपयोगकर्ता सिस्टम में कोई उपयोगकर्ता केवल एक कंप्यूटर के साधनों का लाभ लेता है, वहीं वो किसी कंप्यूटर नेटवर्क में एक से अधिक कंप्यूटरों की सेवाओं और साधनों का लाभ उठा सकते हैं। एक प्रकार से कंप्यूटर नेटवर्क बहु उपयोगकर्ता सिस्टम का अगला चरण है। हालांकि दोनों की कार्य पद्धति में जमीन आसमान का अंतर होता है। कंप्यूटर तथा संचार तकनीकों के विलय यानी मर्जिंग ने कंप्यूटर सिस्टमों को संगठित करने की विधि पर बहुत सार्थक प्रभाव डाला है। नेटवर्कों का निर्माण केवल कंप्यूटर सुविधाओं का साझा करने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसका एक प्रारंभिक उद्देश्य किसी संगठन के भीतर और बाहर सूचनाओं के प्रवाह में सुधार करना होता है। इस प्रकार ये सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण विकास है। नेटवर्क तकनीकी की चर्चा हम 3 विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के स्थानांतरण के रूप में कर सकते हैं: ध्वनि यानी वॉइस, डाटा तथा वीडियो। बहुत से संगठन जो अधिक दक्षता और कम खर्च वाला संचार संपर्क चाहते हैं, इन तीनों प्रकार के सूचना स्थानांतरण का लाभ लेने के इच्छुक हो सकते हैं। यद्यपि इन तीनों की तकनीकों में आपस में बहुत अंतर है, लेकिन इनमें से 2 मुख्यतः ध्वनि और डाटा को एक साथ मिलाना कठिन नहीं है और कई मामलों में तो तीनों को मिला दिया जाता है। केवल ध्वनि वाले नेटवर्क अर्थात टेलीफोन सबसे अधिक प्रचलित हैं और ये इस समय सबसे अधिक फैले हुए नेटवर्क हैं।
लेकिन यहाँ हम केवल ऐसे नेटवर्कों की चर्चा करेंगे जो कंप्यूटर आधारित हैं और जिनमें अंकीय डाटा को संचारित किया जाता है। किसी नेटवर्क में डाटा के ट्रांसफर की मूल तकनीक को पैकेट स्विचिंग कहा जाता है। किसी उपयोगकर्ता द्वारा भेजे जाने वाले डाटा, जिसे प्रायः संदेश यानी मैसेज कहा जाता है, को कुछ छोटी इकाइयों में तोड़ा जाता है, जिन्हें पैकेट कहते हैं। प्रत्येक पैकेट को अलग अलग मानकर किसी निश्चित पते पर नेटवर्क के माध्यम से भेजा जाता है। इन पैकेटों को एक निश्चित पैकेट स्विचिंग एक्सचेंज यानी PSE से दूसरे एक्सचेंज तक भेजा जाता है, जब तक कि वो अपने निश्चित गंतव्य यानी डेस्टिनेशन तक न पहुंच जाएं। प्रत्येक एक्सचेंज में पैकेटों की जांच की जाती है और फिर आगे भेज दिया जाता है। नेटवर्किंग के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। कंप्यूटरों की नेटवर्किंग से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। 1. साधनों का साझा, रिसोर्स शेयरिंग। हम नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर से जुड़े हुए साधन का उपयोग नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों पर कार्य करते हुए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंप्यूटर के साथ लेजर प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से उस प्रिंटर पर कोई भी सामग्री छापी जा सकती है। 2. डाटा का तीव्र संप्रेषण, स्पीडी ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। कंप्यूटरों के नेटवर्किंग से दो कंप्यूटरों के बीच सूचना का आदान प्रदान तीव्र तथा सुरक्षित रूप से होता है। इससे कार्य की गति तेज और समय की बचत होती है। 3. विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। नेटवर्किंग में किसी फाइल की 2 या अधिक प्रतियां अलग अलग कंप्यूटरों पर स्टोर की जा सकती हैं। यदि किसी कारणवश एक कंप्यूटर खराब या असफल हो जाता है तो वो डाटा दूसरे कंप्यूटरों से प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार नेटवर्क के कंप्यूटर एक दूसरे के लिए बैकअप का कार्य भी कर सकते हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता बढ़ती है। कंप्यूटर नेटवर्क के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। कोई कंप्यूटर नेटवर्क विभिन्न तत्वों या अवयवों का समुच्चय होता है। इनमें से कुछ प्रमुख अवयवों का परिचय नीचे दिया गया है। 1. सर्वर। ये नेटवर्क का सबसे प्रमुख तथा केंद्रीय कंप्यूटर होता है। नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर सर्वर से जुड़े होते हैं। सर्वर क्षमता और गति की दृष्टि से अन्य सभी कंप्यूटरों से श्रेष्ठ होता है और प्रायः नेटवर्क का अधिकांश अथवा समस्त डाटा सर्वर पर ही रखा जाता है। नोड, नोड्स। सर्वर के अलावा नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटरों को नोड कहा जाता है। ये वो कंप्यूटर होते हैं जिन पर उपयोगकर्ता कार्य करते हैं। प्रत्येक नोड का एक निश्चित नाम और पहचान होती है। कई नोड अधिक शक्तिशाली होते हैं। ऐसे नोडों को प्रायः वर्क स्टेशन कहा जाता है। नोडों को प्रायः क्लाइंट भी कहा जाता है। नेटवर्क केबल। जिन केबलों के द्वारा नेटवर्क के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं उन्हें नेटवर्क केबल कहा जाता है। सूचनाएं एक कंप्यूटर से नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर तक केबलों से होकर ही जाती हैं। इनको प्रायः बस भी कहा जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क के कंप्यूटरों के बीच संबंध तय करता है और उनके बीच सूचना के आवागमन को नियंत्रित करता है। ये सॉफ्टवेयर सर्वर में लोड किया जाता है। नेटवर्क कार्ड। ये एक ऐसा सर्किट होता है जो नेटवर्क केबलों को कंप्यूटर से जोड़ता है। इन कार्डों की सहायता से डाटा का आवागमन तीव्र होता है। ये कार्ड नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं। इनको इथरनेट कार्ड भी कहा जाता है। 6. नेटवर्क टोपोलॉजी। ये किसी नेटवर्क के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की विशेष पद्धति होती है। ऐसी कई पद्धतियां आजकल प्रचलन में हैं, जैसे स्टार, रिंग, बस आदि। इनके बारे में आगे विस्तार से बताया जाएगा। 27.2 कंप्यूटर नेटवर्कों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेटवर्कों को उनके कंप्यूटरों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। 1. लोकल एरिया नेटवर्क या LAN, LAN। 2. वाइड एरिया नेटवर्क या WAN, WAN। लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं।
ये क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में होना चाहिए, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग या बिल्डिंगों का समूह। लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़े गए उपकरणों की संख्या अलग अलग हो सकती है। इन उपकरणों को किसी संचार केबल द्वारा जोड़ा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा कोई संगठन अपने कंप्यूटरों, टर्मिनलों, कार्यस्थलों तथा अन्य बाहरी उपकरणों को एक दक्ष यानी एफिशिएंट तथा मितव्ययी यानी कॉस्ट इफेक्टिव विधि से जोड़ सकता है, ताकि वो आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें तथा सबको सभी साधनों का लाभ मिल सके। चित्र 27.2 क में एक लोकल एरिया नेटवर्क दिखाया गया है। इसी अध्याय के पृष्ठ संख्या 611 पर चित्र 27.2 क में लोकल एरिया नेटवर्क को दर्शाया गया है, जिसमें 3 अलग अलग कंप्यूटर एक प्रिंटर से आपस में जुड़े हुए हैं। आप इस चित्र के बारे में और अधिक जानकारी अपने विषय अध्यापक से प्राप्त कर सकते हैं। और अब आगे का अध्याय। वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर तथा उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। इनका कार्य क्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैला हो सकता है। ये एक बड़े आकार का डाटा नेटवर्क होता है। इसमें डाटा के संचरण की दर लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में कम होती है। अधिक दूरी के कारण प्रायः इनमें माइक्रोवेव स्टेशनों या संचार उपग्रहों यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का प्रयोग संदेश आगे भेजने वाले स्टेशनों की तरह किया जाता है। माइक्रोवेव नेटवर्क 2 रिले टावरों के बीच आवाज या डाटा को रेडियो तरंगों के रूप में भेजते हैं। प्रत्येक टावर उस संदेश को प्राप्त करके उत्तेजित यानी एम्पलीफाई करता है और फिर आगे भेज देता है। चित्र 27.2 ख में एक वाइड एरिया नेटवर्क दिखाया गया है। इसी अध्याय के पृष्ठ संख्या 611 पर चित्र 27.2 ख में एक वाइड एरिया नेटवर्क को दर्शाया गया है, जिसमें 5 कंप्यूटर, पहला नई दिल्ली में, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा कोलकाता, चौथा मुंबई और 5वां हैदराबाद में स्थित दर्शाया गया है, जिसमें मुंबई और हैदराबाद के कंप्यूटर संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। आप इस चित्र के बारे में और अधिक जानकारी अपने विषय अध्यापक से प्राप्त कर सकते हैं। और अब आगे का अध्याय। विश्वव्यापी डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्कों का महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वो आजकल के वित्तीय जगत यानी शेयर मार्केट, बैंक, वित्तीय संस्थाओं आदि के लिए अनिवार्य हो गए हैं। इनके अलावा शिक्षा और शोध के उद्देश्य से भी वाइड एरिया नेटवर्क स्थापित किए गए हैं। इंटरनेट नामक नेटवर्क आजकल सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसके बारे में आगे बताया गया है। 27.3 इंटरनेट। इंटरनेट इस समय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय नेटवर्क है। संसार के लगभग सभी नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इस तरह ये नेटवर्कों का भी नेटवर्क है। इस समय दुनिया के 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसकी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। इंटरनेट ने विभिन्न देशों के असंख्य नेटवर्कों को एक साथ जोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी में विश्वव्यापी क्रांति ला दी है। इसके द्वारा दुनिया भर के किसी भी कंप्यूटर या उसमें भरी हुई वेबसाइट से जुड़ना उतना ही सरल है जितना कोई टेलीफोन नंबर डायल करना। यही इंटरनेट की विश्वव्यापी लोकप्रियता का रहस्य है। इंटरनेट का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का प्रारंभिक विकास विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों यानी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, सरकारी और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के सम्मिलित प्रयासों से हुआ था। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लियोनार्ड क्लिनरॉक को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। उन्होंने 2 सितंबर 1969 को सर्वप्रथम 2 कंप्यूटरों के मध्य संपर्क स्थापित करने में सफलता पाई। ये संपर्क एक रूटर के माध्यम से बना था, जिसको इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर कहा गया। कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये कहावत इंटरनेट पर पूरी तरह सही बैठती है। सन 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने आपात स्थिति में, जबकि संपर्क के अन्य सभी माध्यम असफल हो चुके थे, अपनी विभिन्न एजेंसियों और सेना के विभिन्न अंगों के मध्य तालमेल स्थापित करने के लिए इंटरनेट का उपयोग प्रारंभ किया था। प्रारंभ में बने हुए नेटवर्क को आरपानेट कहा जाता था
1980 के दशक के अंतिम वर्षों में नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी NSF ने अपना नेटवर्क शुरू करके इंटरनेट को कंप्यूटर साइंस के स्नातकों और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के लिए उपलब्ध कराया। 1991 में बने एक कानून के परिणाम स्वरूप NSF नेट का नामकरण NREN यानी नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशनल नेटवर्क कर दिया गया और इसके क्षेत्र का विस्तार कर इसके व्यावसायिक प्रयोग की अनुमति प्रदान की गई। इंटरनेट का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसका निर्माण 1989 में जेनेवा की यूरोपियन पार्टिकल फिजिक्स लैब ने किया। यह सूचना का एक विराट भंडार है। ये सन 1991 से इंटरनेट पर उपलब्ध है। इसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। सन 1993 में आए मोजाइक सॉफ्टवेयर के द्वारा पाठ्य यानी टेक्स्ट और चित्रों यानी ग्राफिक्स से बनी हुई कोई भी सूचना इंटरनेट पर उपलब्ध कराई जा सकती है। सन 1994 में नेटस्केप नेविगेटर तथा सन 1995 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के ब्राउजर प्रोग्राम इंटरनेट एक्सप्लोरर के कारण इंटरनेट का उपयोग करना समस्त उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत सरल हो गया। आज संसार के लगभग सभी भाग इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं और इसके द्वारा हम पलक झपकते ही कोई सूचना 7 समुंदर पार पहुंचा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, इसके उपयोगकर्ता ही इसके स्वामी हैं। कोई भी व्यक्ति अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़कर इसका उपयोगकर्ता बन सकता है और इसके साथ ही उसे कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। वैसे इंटरनेट के नियम बनाने के लिए और उसे सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए एक इंटरनेट सोसाइटी बनाई गई है, जिसके नियमों का पालन करना सबके लिए आवश्यक होता है। इंटरनेट के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का उपयोग से हमें अनेक लाभ होते हैं। इनमें से कुछ विशेष लाभों को नीचे संक्षेप में बताया गया है। 1. इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी सूचना, चित्र, वीडियो आदि दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक क्षण मात्र में पहुंचा सकते हैं। 2. इंटरनेट के माध्यम से हम अपनी ईमेल भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। ये संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सरल और सस्ता साधन है। 3. इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी भाग में बैठे हुए अपने मित्र या संबंधी से बातचीत कर सकते हैं। इसको इंटरनेट चैटिंग कहा जाता है। 4. इंटरनेट से हम किसी भी विषय पर अपनी आवश्यकता की सूचनाएं घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब में सूचनाओं को शीर्षकों और उप शीर्षकों में बांटकर रखा गया है। हम अपनी आवश्यकता की सूचना उससे संबंधित कुछ शब्द भरकर मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं। 5. इंटरनेट के माध्यम से हम अपने विचारों और वस्तुओं को संसार भर में प्रचारित कर सकते हैं। ये विज्ञापन का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। 6. इंटरनेट के माध्यम से हम व्यापार भी कर सकते हैं और अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। 7. इंटरनेट के माध्यम से हम विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं और नौकरी या रोजगार के लिए अपना बायोडाटा भी इंटरनेट पर डाल सकते हैं। 8. इंटरनेट के माध्यम से खेल भी खेले जा सकते हैं तथा अनेक प्रकार के मनोरंजन के साधनों का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इंटरनेट के लाभों की ये सूची पूर्ण नहीं है। वास्तव में इंटरनेट के लाभों को पूरी तरह बता पाना असंभव है। जैसे जैसे इसका विस्तार होता जा रहा है, वैसे वैसे इंटरनेट की उपयोगिता भी बढ़ती जा रही है। इंटरनेट के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आवश्यकताएं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेट। अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने अथवा इंटरनेट का लाभ लेने के लिए आपके पास निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए। 1. एक पेंटियम 1 या उससे बेहतर पर्सनल कंप्यूटर जिसकी रैम 32 मेगाबाइट या अधिक हो और जिसमें न्यूनतम 2 गीगाबाइट क्षमता की हार्ड डिस्क लगी हो। 2. विंडोज 95 या 98 या उच्चतर ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। 3. एक अच्छा मॉडेम जिसकी क्षमता 32.6 या 56.6 किलोबाइट प्रति सेकंड या अधिक हो। 4. एक टेलीफोन कनेक्शन। 5. किसी इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से
इंटरनेट का कनेक्शन। इनके अतिरिक्त एक CD रोम ड्राइव तथा एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होने से इंटरनेट का अच्छी तरह लाभ उठाना और समस्याओं से बचे रहना संभव होता है। 27.4 इंटरनेट के उपयोग, यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट पर अनेक प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं। ईमेल, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल सुविधा का नाम है। इसके माध्यम से आप कोई भी सूचना या संदेश इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज और प्राप्त कर सकते हैं। ये संचार की बहुत ही सस्ती विधि है। वास्तव में इंटरनेट का प्रारंभिक उद्देश्य संदेशों का आदान प्रदान करना ही होता है। वर्ल्ड वाइड वेब या WWW, ये एक ऐसा डाटाबेस है जो विश्व भर में फैला हुआ है। इंटरनेट का कोई भी उपभोक्ता इस डाटाबेस के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इसमें सूचनाओं को विभिन्न शीर्षकों और उप शीर्षकों में बांटकर रखा गया है। उपभोक्ता शीर्षकों के अनुसार अपनी आवश्यकता की जानकारी प्राप्त कर सकता है। शुरू में इस पर केवल लिखित पाठ्य सामग्री यानी टेक्स्ट ही प्रसारित और उपलब्ध होती थी, परंतु अब इसमें चित्र, ध्वनि, फिल्म आदि कोई भी ऐसी सामग्री मिल सकती है जिसे आप कंप्यूटर पर तैयार कर सकें। वर्ल्ड वाइड वेब में किसी सूचना को ढूंढना बहुत समय का और श्रम साध्य कार्य है। इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेविगेटर या ब्राउजर प्रोग्रामों की सहायता ली जाती है। किसी सूचना को ढूंढना बहुत समय का और श्रम साध्य कार्य है। इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेविगेटर या ब्राउजर प्रोग्रामों की सहायता ली जाती है। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि यद्यपि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का सबसे बड़ा भाग है, परंतु यही इंटरनेट नहीं है। इसकी व्यापकता के कारण गलती से इसी को संपूर्ण इंटरनेट समझ लिया गया है। वेबसाइट, ये एक ऐसी सुविधा है जिसमें कोई भी व्यक्ति, संगठन, कंपनी आदि अपने बारे में किसी प्रकार की सूचनाएं भरकर इंटरनेट पर प्रसारित कर सकते हैं। कंपनियां इसमें अपने विज्ञापन दे सकती हैं तथा बेरोजगार व्यक्ति अपना बायोडाटा भरकर नौकरियां ढूंढ सकता है। इसमें विज्ञापन करना बहुत सस्ता पड़ता है। टेलनेट, ये वो सेवा है जिसमें आप अपने मेजबान यानी होस्ट कंप्यूटर को जो इंटरनेट से जुड़ा है उसी तरह के किसी दूसरे मेजबान कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं और उसके एक टर्मिनल की तरह उसकी सेवाओं, सूचनाओं आदि का उपयोग कर सकते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी FTP, ये एक ऐसा प्रोग्राम या सुविधा है जिसमें आप इंटरनेट से जुड़े किसी कंप्यूटर की फाइलों को अपने कंप्यूटर में नकल कर सकते हैं। इसके लिए उपयोगकर्ता को पहले उस कंप्यूटर से जुड़ना पड़ता है और नेविगेटर प्रोग्राम से उस सूचना या फाइल तक पहुंचना होता है जिसे वो प्रयोग करना चाहता है। इंटरनेट चैटिंग, इंटरनेट के प्रयोग से विश्व के किसी भी भाग में जहां इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है स्थित मित्रों से आप अपने घर पर कंप्यूटर के सामने बैठे हुए बातचीत कर सकते हैं। इस क्रिया को इंटरनेट चैटिंग कहा जाता है। वास्तव में इंटरनेट पर कुछ ऐसी साइटें उपलब्ध हैं जो एक साथ कई व्यक्तियों को एक ही चैट रूम में लॉग इन करने की सुविधा प्रदान करती हैं। आप ऐसे चैट रूम से जुड़कर उसी चैट रूम में जुड़े अन्य व्यक्तियों से सीधे बातचीत कर सकते हैं। आप अपनी बात अपने कीबोर्ड पर टाइप करते हैं जो चैट रूम में अन्य सभी जुड़े हुए व्यक्तियों के कंप्यूटर पर भी दिखाई जाती हैं। इसी प्रकार अन्य व्यक्ति अपनी बात वहां टाइप करके आप तक पहुंचा सकता है। 27.7 इंटरनेट का एड्रेस सिस्टम ऑफ इंटरनेट। आप पढ़ चुके हैं कि इंटरनेट सूचनाओं का एक विराट भंडार है। ये सूचनाएं दुनिया भर में फैले कंप्यूटरों पर स्टोर की गई हैं, जहां से इंटरनेट का कोई भी उपयोगकर्ता उनको प्राप्त कर सकता है। सूचनाओं को वेबसाइटों में स्टोर किया जाता है। कोई वेबसाइट एक ऐसी फाइल होती है जिसमें सूचनाओं को पेजों में बांटकर रखा जाता है। आप एक बार में उसका एक पेज देख सकते हैं। प्रत्येक वेबसाइट का एक निश्चित नाम होता है जिससे उसे पहचाना जाता है। उसी नाम से ये भी पता चलता है कि वो वेबसाइट दुनिया के किस कंप्यूटर में किस फाइल में स्टोर है। इसके लिए इंटरनेट का एक निश्चित एड्रेस सिस्टम होता है। ये ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार प्रत्येक टेलीफोन का एक निश्चित नंबर होता है और कोई भी व्यक्ति उस नंबर के माध्यम से उस टेलीफोन तक पहुंच सकता है।
इंटरनेट के एड्रेसिंग सिस्टम के दो मुख्य भाग होते हैं, डोमेन नाम तथा आईपी एड्रेस। इंटरनेट को ठीक से समझने के लिए उसके एड्रेसिंग सिस्टम को समझना आवश्यक है। यहां इनके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। डोमेन नाम, डोमेन नेम। कोई डोमेन नाम एक ऐसा नाम है जिससे किसी वेबसाइट को पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए हमारे प्रकाशन की वेबसाइट का नाम www.arihantbooks.com है। वास्तव में यही हमारी वेबसाइट का पता भी है। वेबसाइटों का नाम पता रखने की इस प्रणाली को डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति केवल डोमेन नाम देकर दुनिया की किसी भी वेबसाइट को खोल सकता है और उसमें भरी हुई सूचनाओं का उपयोग कर सकता है। इसलिए डोमेन नामों को प्रायः यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूआरएल भी कहा जाता है। किसी डोमेन नाम के 2 या 3 भाग होते हैं। पहला भाग प्रायः www होता है, जो वर्ल्ड वाइड वेब का छोटा रूप है। ये भाग www के अतिरिक्त FTP भी हो सकता है, जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है। डोमेन नाम का दूसरा भाग उस वेबसाइट का अपना विशिष्ट नाम होता है। इसका तीसरा भाग प्रायः 3 अक्षरों का एक कोड होता है, जिसके द्वारा वेबसाइट के उद्देश्य का पता चलता है। उदाहरण के लिए हमारे प्रकाशन की वेबसाइट के डोमेन नाम में तीसरा शब्द कॉम COM है, जो कॉमर्शियल अर्थात व्यापारिक कार्यों का द्योतक है। डोमेन नाम के सभी भाग आपस में बिंदु यानी डॉट, जिसका उच्चारण .dot किया जाता है, से जुड़े रहते हैं। डोमेन नाम के सभी अक्षर प्रायः छापे के छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर्स होते हैं। इंटरनेट सोसाइटी ने इंटरनेट के सभी उपयोगकर्ताओं को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया है। प्रत्येक श्रेणी का एक निश्चित डोमेन नाम होता है, जो किसी वेबसाइट के अंत में जोड़ा जाता है। कुछ प्रमुख डोमेन नाम और उनका विवरण निम्नलिखित है। डोमेन नाम और उसके बाद उनके उद्देश्य पढ़े गए हैं। .com COM उद्देश्य व्यापारिक संगठन। .gov सरकारी संस्थान। .org अव्यावसायिक संगठन। .edu उद्देश्य शैक्षणिक संगठन। .int उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन। .net उद्देश्य नेटवर्किंग संगठन। .in उद्देश्य भारत स्थित संगठन। .uk उद्देश्य ब्रिटेन स्थित संगठन। IP एड्रेस किसी नेटवर्क पर सूचनाओं के आदान प्रदान को नियमित करने के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं, जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट भी इसका अपवाद नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसका भी एक निश्चित प्रोटोकॉल है, जिसे TCP/IP कहा जाता है। इसका पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये इंटरनेट को व्यवस्थित करने वाले नियमों का संग्रह है। इसमें इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर अथवा प्रत्येक वेबसाइट का एक निश्चित पता दिया जाता है, जिसको IP एड्रेस कहते हैं। इसके 4 भाग होते हैं, जिनमें से प्रत्येक भाग 0 से 225 तक की एक संख्या होती है। सभी भाग आपस में बिंदु यानी डॉट द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए 197.6.210.15 एक IP एड्रेस है। इस पते से किसी वेबसाइट को अथवा वो वेबसाइट जिस कंप्यूटर में स्टोर की गई है, उस कंप्यूटर को पहचाना जाता है। किन्हीं भी 2 कंप्यूटरों या वेबसाइटों के IP एड्रेस समान नहीं हो सकते। इस प्रकार के एड्रेस की विशेषता यह है कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से निरपेक्ष होता है, अर्थात ये सभी प्रकार के हार्डवेयरों और सॉफ्टवेयरों पर लागू होता है। नेटवर्क के कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए IP एड्रेसों का उपयोग किया जाता है। TCP/IP इन पतों के आधार पर यह तय करता है कि कोई सूचना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किस मार्ग से पहुंचाई जाएगी। TCP/IP एक डाक विभाग की तरह कार्य करता है। आवश्यक होने पर वो किसी सूचना को कई छोटे छोटे भागों में तोड़ लेता है और प्रत्येक भाग को एक स्वतंत्र सूचना या पत्र की तरह उसके गंतव्य को प्रेषित करता है। जब तक कोई सूचना अपने गंतव्य स्थान तक सही और पूर्ण आकार में नहीं पहुंच जाती,
तब तक वो उसको संभाल कर रखता है। सूचना के सभी भाग गंतव्य तक पहुंच जाने के बाद उनको आपस में जोड़कर उनके मूल रूप में दिखा देता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि TCP/IP का कार्य कितना महत्वपूर्ण है। किसी वेबसाइट को आप उसके डोमेन नाम या उसके IP एड्रेस दोनों के माध्यम से खोल सकते हैं, लेकिन डोमेन नाम को याद रखना सरल है, इसलिए प्रायः उसी का उपयोग किया जाता है। और अब अध्याय 27 नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन का शेष भाग कृपया अगली फाइल 27A में सुनें।